नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बेतुके फैसलों की, उन फैसलों की जो काफी विवादों के बाद शांत हुआ था, लेकिन बोतल में बंद इस विवाद के जिन को फिर से कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बाहर कर दिया है। यह जिन है हिजाब के विवाद का और निजी मंदिरों पर सरकारी कब्जे के फैसले का। सिद्धारमैया सरकार के इन फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस सरिया कानून को प्रदेश में लागू करना चाहती है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उस समय गहरा गया था जब गुलबर्ग के इंटर कॉलेज में मुस्कान नाम की छात्रा ने हिजाब पहनकर न सिर्फ प्रवेश किया था बल्कि अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। उसके बाद सनातनी छात्रों ने भगवा गमछा डालकर स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचने लगे। इस विवाद के बाद से यह बहस छिड़ गई कि क्या शिक्षण संस्थानों का ड्रेस कोड हो और उसे तय कौन करे। क्या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पहचान वाले ड्रेस कोड की अनुमति होनी चाहिए। बात कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों का ड्रेस कोड तय करने का अधिकार संस्थानों का है। हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह कहकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब बैन को जारी रखने पर अपनी सहमति जता दी। अब वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया है और बात कही है कि मुख्यमंत्री सीतारमैया ने यह बात कही और कहा है कि लोग क्या पहने और क्या खाएं यह उनका अपना विशेषाधिकार है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जाहिर है कांग्रेस का यह फैसला बीजेपी सरकार के पुराने फैसले के खिलाफ है जिसमें स्कूलों में हिजाब बैन करने का आदेश दिया गया था। सरकार के इस फैसले का बीजेपी विरोध कर रही है और यह विवाद एक बार फिर राज्य की राजनीति को गरमा रही है। मामला केवल हिजाब पर प्रतिबंध को हटाने का नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों पर अधिकार जमाने का भी है। एक खबर यह भी है कि सरकार निजी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण फिर से स्थापित करना चाहती है। मतलब यह कि यदि आपने अपने घर के साथ मंदिर भी बनवाया हुआ है और मंदिर के उस स्थान पर सरकार का नियंत्रण होगा, उसकी पूजा कैसे हो, उसके खुलने और बंद होने का समय क्या हो, उसके चढ़ावे का और या धार्मिक आयोजन का प्रबंधन कैसा हो, यह सब सरकार के नियंत्रण में होगा। जो बात सुनने में अटपटी लग रही है, यदि वह लागू हो तो कितना कष्टदायी होगा समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार यह सब करने को तैयार है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को भी तैयार है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला कांग्रेस के 2024 का चुनावी एजेंडा है। क्या स्कूलों के ड्रेस कोड पर सरकार हिजाब डाल सकती है। क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निजी मंदिरों पर नियंत्रण करना चाहती है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। कर्नाटक के स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बल्कि हिजाब देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्राइवेट मंदिरों का वित्तीय विभाग सरकार के हाथों में भी देखने को मिल सकता है। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट और भाजपा सरकार द्वारा राज्य में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को सिद्धारमैया सरकार ने पलट दिया है। प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध हटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सत्ता पक्ष के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस की मुजराई डिपार्टमेंट राज्य भर की 162 प्राइवेट मंदिरों के वित्त मामलों पर अधिपत्य जमाने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस के मुजराई विभाग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। हिजाब मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे 23 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के फैसले पर जमकर हल्ला बोला है। बीजेपी के दिग्गज नेता BY विजयेंद्र ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जहां बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कर्नाटक में शरिया कानून स्थापित होने का हवाला दिया, तो वहीं संबंधित मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया को घेरते हुए कहा कि उनसे किसी ने भी हिजाब प्रतिबंध हटाने की मांग नहीं की थी। आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। You see, nobody
I demanded Siddaramaiah to withdraw this hijab decision. The entire community, whether the Hindu or Muslim, Christian, they are all together. That too, particularly going to classes, same uniform is required. That has been decided by the court also. And also we have taken that decision. Now, just to please Muslim community, the Siddaramaiah has taken this hasty decision. सुना आपने, हिजाब पर प्रतिबंध से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये बस मुस्लिम समुदाय को प्रसन्न करने का तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम समुदाय को प्रसन्न करने के लिए सनातनी सभ्यता और संस्कृति पर बार बार गाज कब तक गिराई जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। जो बीजेपी सरकार, पिछली सरकार थी, उन्होंने हिजाब पे बैन लगाया था। और जो असल बात यह है कि किसी ने मांग नहीं की है कि जो बैन लगा हुआ है उसको हटाया जाए, लेकिन जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने यह फैसला किया है। और पुरानी सरकार के इस फैसले को कि हिजाब स्कूलों में नहीं पहन करके आया जाए, उस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। संदीप मिश्रा है एडवोकेट के तौर पे, आसिफ हुसैन मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, आशीष मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हैं। और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस के आशीष मिश्रा जी से करना चाहूंगा। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो है इस विवाद को फिर से जानबूझ करके जन्म देना चाहती, या फिर से इसे खोलना चाहती, जब बोतल में जो जिन बंद हो गया था उसे फिर से बाहर करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्यों कर्नाटक सरकार बिना किसी डिमांड के, ना जनता ने मांग करी, ना किसी पार्टी ने मांग करी, और सिद्धारमैया सरकार ने फिर से उस फैसले को बदल दिया, और केवल फैसला ही नहीं बदला, इनफैक्ट विवाद को जन्म दे दिया। क्या 2024 के लिए आपकी सरकार का यही एजेंडा रहेगा, आपकी पार्टी का यही एजेंडा रहेगा? आशीष जी मुकेश कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके समक्ष बीते दिनों हमारे राजौरी के पुंछ में हमारे सेना के 5 जवान शहीद हुए, मैं उनके परिवार के प्रति पूरी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ठीक, आज जब इस विषय में जिक्र होना चाहिए था कि हमारी सुरक्षा किस दिशा और दशा में जा रही है, आज हम चर्चा कर रहे हैं किसी के वेशभूषा और खान पान पर। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय था। फिर भी अब आप जो है ना संदीप, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप ज्ञान मत दीजिए। आप अपनी सरकार को कहिए ना, वो फैसला क्या आज क्यों लिया, 4 दिन 5 दिन के बाद ले लेते। हम क्या डिसाइड करें, हम कौन सब्जेक्ट रखें नहीं रखें, आपसे पूछ के करें। अब कांग्रेस मुख्यालय में मैं भेजूं भैया ये करें कि ना करें? नहीं मुकेश कुमार जी, आपके लिए जिस मुख्यालय से आरएसएस के हेडक्वार्टर से प्रश्न आए हैं, आपने उसे पूछा है। नहीं तो आप भी भेजें ना। आपको तो ये आप लोग अब राजनीति छोड़ करके जासूसी करने लगे हैं लोगों की। अभी आपको कैसे पता चला? तो भाई आप कह रहे हैं कि भाई मुझे मुख्यालय से आता है, ये किसने बता दिया आपको? सपना आया था क्या आपको? मुद्दे के समझ में आते हैं ना। खैर, समझ में अपनी समझ को दुरुस्त कीजिए ना। अपनी समझ दुरुस्त कीजिए, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे कीजिए। कांग्रेस पार्टी की समझ एकदम दुरुस्त है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के बीच में इस मुद्दे के साथ गई थी कि किसी के खान पान पे, किसी के पहनावे उड़ावे पर हमें कोई आपत्ति नहीं, और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप धोती और गमछा ओढ़ के खड़े हो, मैं धोती गमछा ओढ़ के खड़ा हूँ। चाहिए देखिए साधु संत कैसे होते हैं। अभी आप व्यवसायिक हैं या फिर आप जिस जगह पे काम करते हैं वहां की एक वेशभूषा होती है, वहां पे लोग रखते हैं। अब स्टूडेंट है, कोई अपना तन ढक के रखना चाहता है, आप जबरदस्ती उसके तन के कपड़े छीनना चाहते हैं। ये आपको सराहना करनी चाहिए कि महिलाएं, अगर मुस्लिम महिलाएं जो है, अगर वहां पे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही हैं, वो अपने आप को तन को ढक के रखना चाहती हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप देखिए, अपने बच्चों को पहनाएंगे क्या अपने बच्चों को? निश्चित तौर पर अगर मैं मुस्लिम समुदाय का रहा होता तो अपने बच्चों को पहनने की जरूर सलाह देता, लेकिन मैं हिंदू धर्म का हूं, इस वजह से मैं अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि वो सुबह उठे, पूजा पाठ करें, मंदिर जाए और
घर के बाहर जब निकले तो धर्म को घर के अंदर कैद करके बाहर सामान्य मानव की तरह जाएं, क्योंकि वही बात, यही बात तो आपने बात का जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। क्योंकि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, बत बांटो इंसान को। जब हम घर से यही बात तो सिद्धारमैया सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हो आप, यही बात तो पूछ रहे हैं। आप अपनी सरकार से पूछिए ना, क्यों कर रहे हैं, क्यों आप स्कूल में एक बच्चा जो है बुर्का पहन करके आएगा, बाकी लोग यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म में रहेंगे, तो बटा किससे, बुरके से बट रहा है ना लोग, तो अब मत दीजिए इजाजत ना, प्रतिबंध था लागू रहने दीजिए उसको। मुकेश जी, आपको शायद यही नहीं पता है, जब हिजाब ओढ़ा जाता है ना, तो हिजाब ओढ़ने के अंदर वो अपना ड्रेस कोड पहने रहते हैं। अच्छा, तो अच्छी बात अरे है, दुनिया को जो दिखेगा वही बोलेंगे ना। बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया ना, आधार कार्ड बनवाए। चलो सर, मैं समझ गया आप कहाँ तक चलिए ठीक है, आपसे आसिफ हुसैन के पास चलो, चलिए ठीक है, आसिफ हुसैन साहब, क्या आप कहते हैं ये जो प्रतिबंध जो हटाया गया है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं, या जो प्रतिबंध लगा हुआ था आप समझते थे कि वो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्कूल में कॉलेजों में, तो हिजाब पहने से यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आती है? इस फैसले का स्वागत है, मैं इस फैसले का पूर्ण समर्थन करता हूं, और यूनिफॉर्मिटी का ताल्लुक किसी भी ड्रेस कोड से नहीं है। जब औरतें स्कर्ट्स पहनने के लिए फ्री हैं, और एक स्लोगन है कि भाई मेरा जिस्म मेरी ड्रेस, तो अगर कोई हिजाब पहनना पसंद करता है तो ये उसकी चॉइस है, कोई हिजाब नहीं पहनना पसंद करता है ये उसकी चॉइस है। आपको फ्रीडम पर छोड़ देना चाहिए ना कि महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि उन महिलाओं को कोई फोर्सफुली तो हिजाब नहीं पहना रहा है ना। आप लोग जानबूझ करके आसिफ साहब, आप लोग जानबूझ करके जो सब्जेक्ट है उससे डिफर होते हैं। ये फैसला ये नहीं है कि आपने हिजाब आप सार्वजनिक जगह पे पहनने के लिए थोड़ी मना किया है आपको, आप घर में पहनो, बाजार में पहनो, किसी फंक्शन में जाते हो वहां पहनो, किसी ने मना नहीं किया आपको स्कूल में आने से मना किया, क्योंकि स्कूल का अपना एक यूनिफॉर्म है। आप स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़ करके आप अगर वहां बुर्का पहन करके जाओगे। गाजियाबाद के एक स्कूल में, नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, एक कॉलेज में प्रोग्राम में जय श्री राम के नारे लगते हैं, कुछ लोग उस पर आपत्ति करते हैं, तो आप कहते हैं ये उनकी चॉइस है। मतलब ये सिलेक्टिवली चॉइस क्यों हो रही है ना? आपके चैनल पर भी ये चला, जय श्री राम नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? तो वो स्कूल में एक धार्मिक कार्य होता है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। जय श्री राम कहने पर उस स्कूल में उस बच्चे को परफॉर्म नहीं करने दिया गया था, स्टेज से उतार दिया गया था, हमने उसका विरोध किया। मैं उसका विरोध किया था, हाँ मैंने उसका विरोध किया था। हाँ भाई, हमारे यहाँ सनातन धर्म में राम राम कहना, जय श्री राम कहना अलाउड है। हम लोग किसी से मिलते हैं तो हेलो नहीं कहते, हेलो तो आपकी अंग्रेजी मानसिकता है, हम लोग राम राम कहते हैं। हमारे इसको आप ड्रेस कोड से मत, आप इसको ड्रेस कोड से मत जोड़िए ना, ड्रेस कोड से मत जोड़िए ना। यहाँ पे कोर्ट ने भी कह दिया ना, ये फैसला हमारा और आपका नहीं है, संविधान का है, देश संविधान से चलता है। संविधान में कहा गया है कि स्कूल और शिक्षण संस्थानों को यह अधिकार है कि वो अपना ड्रेस कोड तय करें। उसके बाद आप लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने भी बरकरार रखा, बावजूद इसके सरकार ये फैसला चेंज कर दिया। विधानसभा को भी अधिकार है, वो भी कानून सम्मति है कि विधानसभा कोई ऑर्डर या कानून बना सकती है, उसे भी वहां के राज्यपाल ने ही मंजूरी दी होगी। विधानसभा राज्यपाल के पास भेजती है। नहीं, ये नहीं, तो आपको इसको पता, ये कानून नहीं बनाया है, ये पुराने फैसले को केवल पलटा है। और विधानसभा हो चाहे संसद हो, कोई भी कानून अगर बनाती है तो जो संविधान है, संविधान की मूल भावना का ख्याल रखना होता है उस कानून में। अगर आपने मूल भावना का ख्याल नहीं रखा है तो वो कोर्ट में चैलेंज करके फिर उसको वापस भी किया जाता है, और बहुत सारे मामलों में ऐसा हो चुका है। रमन मलिक जी के पास मैं जाऊंगा। रमन मलिक जी, क्या आपको लगता है कि यह जो मसला फिर से जो जिन बोतल में बंद कर दिया गया था, जो बंद हो गया था विवाद, वो विवाद फिर से शुरू किया गया है? क्या आपको लगता है कि ये एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है, उस लिहाज से 2024 के चुनाव को फिर से हिंदू मुसलमान और एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के तहत इसको ऐसा किया गया है? रमन जी की आवाज बढ़ाइए जरा, बढ़ा दीजिए भाई। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है जी, बोलिए। बढ़ा दीजिए। जय श्री राम जी। और जिसको वो परेशानी राम को, उसको दूसरी बारी जय श्री राम। जय श्री राम जी।
का अपमान करने का कोई काम करता है जनता पार्टी एक करती बड़ी है। स्पष्ट बात है माता सीता से कि- आपको आपत्ति तो होगी ही। आप बीच में मत बोलिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आप लोग जब ये बोल रहे कौन थे सा कोई बोल दूसरा रहे नहीं थे? बोल रहा था ना, आप लोग ये प्लीज, ये कौन सा बोल रहे थे? हमारे डिस्कशन में ऐसा नहीं होता, मैं बीच में किसी को नहीं बोलने देता। अब बारी बारी से बोलिए, सबको टाइम बोल रहे मिलेगा। थे? जी बोलिए रमन जी। नहीं कौन सा बोल रहे थे माता ये सीता आशीष के लिए? मिश्रा जी बोल रहे थे। कांग्रेस- आशीष मिश्रा जी, मैं आपको न्योता देता हूं, पिता का घर तो बना दिया और बहुत जल्दी माता सीता का भी भव्य मंदिर सीतामढ़ी में मैं बनाने जा रहा हूं। मैं उस लोगों के साथ हूं, उस कार सेवकों के साथ नहीं हूं। बनाया। मैं 1992 का कार सेवक हूं और सीता माता का मंदिर बनाने के लिए सीता माता लोगों ने का चंदा मंदिर आशीष जी म्यूट प्लीज। आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा, सबसे पहले टाइम दिया था आपको मैं। जी बोलिए रमन जी। आपको उसकी भी मुबारकबाद। माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बनाएंगे हम, और इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि जैसे पिता का महल है, जैसे पिता का द्वार है, वैसे ही माता का द्वार होगा और वहां पे 251 फुट की माता सीता की प्रतिमा भी होगी। देखिएगा और खुश होइएगा। बिल्कुल। चलिए अब मेरे को जवाब इसका देने दीजिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करने की कोशिश में लगे हुए हैं, हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सिद्धि रमैया जी को किसी ने बुद्धि दी और वो रिट्रैक्ट कर गए हैं स्टेटमेंट से, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं आई है। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि कमलनाथ का बोलना कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ये बार बार तुष्टीकरण को जिंदा रखना, ये कांग्रेस के लिए ही है और कांग्रेस की ही करनी है। क्योंकि जब बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि 10 साल में पैरिटी आनी चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, कि 10 साल के अंदर ये जो विसंगति है, तो वो नेहरू जी को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने 2 बारी बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया और उसके बाद बेचारे बाबा साहब स्वर्ग से धार गए और नेहरू जी की आत्मा को शांति मिल गई उनको प्रताड़ित करके। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल भावना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये थी कि 10 साल के अंदर बराबरी आए। तो वो 70 साल में बराबरी इसलिए नहीं आई क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती, क्योंकि कभी वो जाति के नाम पे लड़ाएगी, कभी वो भाषा के नाम पे लड़ाएगी, कभी उत्तर दक्षिण करेगी, कभी पूर्व पश्चिम करेगी। ये कांग्रेस का पूरा इतिहास है, पूरा वर्तमान यही है। ये जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट्स को तो छोड़ दिए, चलो भूल गए होंगे अपने आप क्या बोला, उनकी दादी ने भी ये बोला था भारत इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। भारत के को जो विखंडित करने की बात करता है वो भारत का दुश्मन है, जातियों में मत बांटो भारत को, ये तो उनकी दादी ने कहा था। तो वो दादी भी झूठी है, दादी भी आरएसएस की एजेंट है। तो ये जो बात है, ये सामने पहली इशू। दूसरा इशू ये है, आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि जी हिजाब पहनने पे बैन नहीं है साहब। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये देता है अधिकार कि आप जो मन में आए वो खाएं और पहने। ये मना भी नहीं है कि आप दिन के उन 5-6 घंटों को छोड़ के जब आप उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में, उस स्कूल में है जहां पे एक यूनिफॉर्म है, अगर आप छोड़ दें, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। वहां जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म सब बच्चों के लिए एक जैसी है। यहां जो नियम कानून है वो सब बच्चों के लिए एक जैसे हैं। तो आपको उससे क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी दिक्कत यही है कांग्रेस को भी और जमात को भी, कि उनको दिक्कत ये होती है कि वो तुष्टीकरण जो करते आए, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न करना है, उनको हलाला में भेजना है, उनके बॉडी के साथ टेम्परमेंट करना है। तो मैं ये पूछता हूं, आज जो ये माय बॉडी माय चॉइस वगैरह अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे, बिल्कुल, मैं उनसे ये पूछता हूं कि बच्चा बड़ा होता है तब उससे बोलिए ना कि खतना कराएगा, बचपन में क्यों कर देते हैं? उसकी बॉडी उसकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये जो बातें हैं ना, जब तर्क पे आओगे, आपके एक ही बयान से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। मलिक जी, संविधान की अवहेलना हो गई, अब आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। मलिक जी अरे मेरे खिलाफ फतवा का बाप जारी करते, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? बाबा साहब का संविधान है भाई, बाबा साहब का संविधान इनके लिए है।
संदीप मिश्रा जी, ठीक है, संदीप मिश्रा जी के पास मैं चलता हूं। संदीप मिश्रा जी, ये जो पहले भी आपसे जी रमन जी, आप खत्म अगर कर लिया हो आपने स्टेटमेंट तो मैं एक बार संदीप जी के पास जाऊंगा। संदीप जी, पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है इस मुद्दे पे, और यह जो मसला है कोर्ट ने पहले चले, एक नहीं, मुंबई हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने, बावजूद इसके फिर से जो है वो कांग्रेस चली आती है, जानती है कि कोर्ट में फिर से जो है ये कहीं स्टैंड नहीं करेगा, लेकिन केवल राजनीतिक फायदे के लिए, एक राजनीतिक मैसेज देने के लिए वो इस तरीके काम करती है। यह जो फैसला पलटा, क्या आपको लगता है कानूनन ये सही है, या अगर आपने ये किया है तो इसके पीछे जो है फिर से बैन लगाया जा सकता है कोर्ट में जाकर के? मुकेश जी, देखिए, ये पूरी तरह से जो है, जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं उनको मैं बता दूं, अक्टूबर 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आया था कि जस्टिस गुप्ता जो है। आपकी आवाज संदीप जी पहुंच नहीं रही है। हाँ, आवाज इसको हो रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। नहीं, मैं स्काइप की ऑडियो बंद कर देता हूँ दूसरे से। नहीं, ठीक है, आप बोलिए, टाइम नहीं है सर उतना। जी बोलिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चीफ जस्टिस के पास हम रेफर कर रहे हैं कि मामले की सुनवाई जो है अप्रोप्रिएट बेंच के सामने की जाए। 1 साल हो गए हैं। अगर कर्नाटक सरकार सच में ईमानदार पहल कर रही होती तो इसलिए पहल करती सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, तो करनी तो इन्हें राजनीति इस तरह से एक अपने पॉलिटिकल मतलब एजेंडा को सेटअप करना था, नहीं तो ईमानदार पहल होती। तो जो 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है हजार का, मुझे नहीं समझ में आता, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके पहले ही इस तरह का फैसला लेना कर्नाटक सरकार द्वारा कहीं कहीं गैर जरूरी भी है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो है एक तरह से दुर्भावना से ग्रसित भी है, क्योंकि जब आप अदालत में किसी मामले को लेकर चले जाते हैं तो उस पर एक तरह से कहिए डिफैक्टो स्टे लग जाता है दोनों पार्टियों के द्वारा, जब तक कि अदालत उस पर कोई फैसला न दे दे। तो ऐसे में मेरा कहना ये गैर जरूरी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है कर्नाटक सरकार का, और सरकार को शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए इसको अगर कुछ सच में ईमानदार पहल करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी तेजी से करनी चाहिए कि यह मैटर जो है अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाए और इसके दूध का दूध पानी का पानी अप्रोप्रिएट बेंच करे। जी कह रहे हमारे पास समय की कमी है, मैं एक बार रमन मलिक जी के पास और जाऊंगा। रमन मलिक जी, एक फैसला और भी किया जा रहा है, हालांकि अभी पूरी तरीके से उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सरकार के भीतर चर्चा है कि निजी मंदिरों पर कब्जा जो है वो सरकार का नियंत्रण किया जाएगा कर्नाटक में। मैं आऊंगा आपके आशीष मिश्रा जी। मेरा तो कहना मात्र इतना सा है कि अगर सरकार ये फैसला करती है तो ये फैसला होना चाहिए ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें गिरजाघर मस्जिद सब आने चाहिए। बिल्कुल, और अगर नहीं कर सकते तो फिर मत करो। मैं आपको एक खबर दे सकता हूं कि हरियाणा में हम इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं कि जहां पे जिन गांव में हिंदू माइनॉरिटी में है, आपके इमामों को तो बहुत तनख्वाह वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जहां जहां गांव में हिंदू 20% से कम है वहां क्या मंदिरों का रखरखाव सरकार करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, अगर हो जाए तो सभी इसका स्वागत करेंगे। मेरे पास समय की कमी है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हाथ उठाए हुए, जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से बताइए आशीष जी। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमन मलिक जी ने जो बात कही है मैं भी इस बात से सहमत हूं, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी चीजें हो, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी, हर चीज के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी जो है सरकार को लेनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय केंद्र में है, एक बिल और पास कर देते, एक जीआर निकाल। चलिए ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और करें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी आपका, रमन मलिक जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका और आशिफ हुसैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। बुरके में पाठशाला और कब्जे में मंदिर, कर्नाटक में अब यही होने जा रहा है। जो सरकार ने, पिछली सरकार ने जो फैसला किया था उस फैसले के विपरीत जो है सरकार फैसला जाकर के बुरके वाले फैसले को बदलना चाह रही है। हालांकि कोर्ट में पेंडिंग है, जैसा कि संदीप मिश्रा ने कहा, और अगर सही में ईमानदार पहल होती तो उस फैसले का इंतजार किया होता। लेकिन सरकार को राजनीति करनी है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो सामने है और 2024 के लिए एजेंडा सेट करना है तो उन्हीं राज्यों से कांग्रेस कर सकती है जहां पर उनकी सरकार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।